स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है प्रसिद्ध लेखिका चंद्रकांता की कहानी चुप्पी की धुन। वह रहने नहीं आया था, लौटना तो उसे था ही, पर इस आने और जाने, मिलने और बिछड़ने के बीच कभी वह देश विदेश में भटकता, प्रतीक्षा के लंबे दौरों से गुजरता और कभी रुक रुक कर मैं यही हूं कि दस्तकें देता रहा। उसके अचानक दिखने और पलक झपकते गायब होने की आंख मिचौनी खेल में एक दिन वह इस तरह अदृश्य हो गया कि लगा अब वह अपने नाम और उस नाम के अर्थ के साथ हमेशा के लिए चला गया। लेकिन ताज्जुब कि वह कहीं नहीं गया, चेतना की गहराई में उतर हमेशा के लिए वहीं बस गया, चुप और अडोल। दरअसल उन दोनों को सागर से बड़ा लगाव था। जुड़ने और अलग होने के बीच वह सागर जिसे सजल ने कैनवस पर उतारा था, उनके साथ साथ अपने ज्वार भाटों के संग सांसें लेता रहा। कभी लहरों के उद्दाम आवेगों में उन्हें लपेट लेता, कभी शांत सतह पर बिछलते सुनहरे जादू से रोमांचित कर देता। वह खुद को खुद से अलग कर चाहने और होने के रहस्य को परत दर परत खुलते देखने का आतंक भरा सुख था। लेकिन यह सब तो बाद की बातें हैं। पहली मुलाकात में तो किसी जुड़ाव की दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आई थी। न युवा धड़कनों में कोई हलचल हुई, न ही कोई तिलिस्म घटा, बल्कि उनका मिलना ही गैर रोमानी ढंग से हुआ था। उस दूर पार के महानगर में पापा के तबादले के कारण स्वाति को अपनी अच्छी भली नौकरी छूट जाने का दबा दबा गुस्सा था। माँ के साइटिका गठिए के कारण नए शहर में उनकी नई तकलीफों परेशानियों की संभावना से डरकर वह परिवार के साथ तो हो ली, और मन कहीं रम नहीं रहा था। महानगर की आपाधापी, दोस्तों साथियों का छूट जाना, ऊपर से दिन भर घर में बैठकर पढ़ाई लिखाई के व्यर्थ होने का मर्सिया पड़ना। उन्हीं ऊँघते दिनों में पापा के मित्र मिश्रा जी ने उबारा, किसी दिन ऑफिस आ जाओ, प्रिंसिपल के नाम पत्र दूंगा, मेरे परिचित हैं, फिलहाल 2 महीने का लीव चांस है, इस बीच कहीं और भी कोशिश कर सकते हैं, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशंस हैं वगैरह। मौका पाते ही फोन पर मिलने का समय स्थान तय कर स्वाति दफ्तर पहुंच गई थी। मिश्रा जी का दफ्तर खंडहर होने को तैयार बैठे हवेली नुमा मकान की ऊपरली मंजिल पर था। स्वाति उन रंग उड़ी जालीदार बारादरियों बालकनियों से सजी हवेली की निचली मंजिल में दाखिल हुई, जहां दाईं तरफ बड़ा सा हॉलनुमा कमरा था। सफेद चादरों, गाव तकियों से सजे उस कमरे में कई छोटे छोटे संदूकचियों डेस्कों के सामने कुछ सेठ, कुछ मुंशी नुमा सूरतें बहिया खोले शायद हिसाब किताब देखने में मशरूफ थे। स्वाति उन व्यापारी नुमा सेठों के सामने खड़ी उजबक सी सोचती रही कि यहाँ किस तरह का ऑफिस हो सकता है। लेकिन जब फिल्मी मुंशी जैसे दुबले पतले व्यक्ति ने ऐनक के नीचे से घूरते हुए उससे वहां खड़े होने का कारण पूछा, तो वह थोड़ा हड़बड़ाई। जी, वह मिश्रा जी से मिलना था, यही पता दिया है, ऊपर जाइए, उसने सीढ़ी की तरफ उंगली उठाकर कहा। कई जोड़ी आंखों ने जैसे पूछा, मिश्रा जी को जवान लड़कियों से क्या काम हो सकता है। सीढ़ियों पर अंधेरा था। एहतियात से कदम रखते ऊपर पहुंची। कतार में खड़े कमरों के बीच गलियारे से गुजरते उसने एक अध खुले दरवाजे में मुंह घुसा मिश्रा जी का कमरा पूछा। सीधे सामने की तरफ जाइए, आगे हॉल मिलेगा, वहीं बैठते हैं मिश्रा जी, अभी आए नहीं हैं शायद, आप इंतजार कर सकती हैं। वे धोती कुर्ताधारी भव्य से दिखते सज्जन थे, शायद मालिक होगा। स्वाति को थोड़ी आश्वस्ति भी सी हुई, सभ्य लोग भी रहते हैं यहाँ। कई पार्टीशनों में बटे हॉल के 3-4 मनुष्य रहित मेज कुर्सियों अलमारियों और तमाम अंगड़ खगड़ सामान से अटे कैबिनों को लांग जब वह आखिरी कैबिन के पास पहुंची, तो नीम अंधेरे में मेज पर फैले कागजों में मशरूफ एक धुंधले से आकार पर नजर पड़ी। उस वक्त जाने क्यों नानी से सुनी उस अंधेरी गुफा की कहानी दिमाग में कौंध गई, जिसमें जंगल में भटकी हुई एक लड़की आश्रय की उम्मीद में घुस गई थी, जहां गुफा में घूमते घूमते
उसे एक दयालु शेर मिला था। नीम, अंधेरा, सुनसान सा कैबिन, एक अकेला बंदा सामने बैठा। शेर हमेशा दयालु नहीं होता। फिर यह जंगल नहीं शहर था, आदमखोर, जानवरों से अटा पड़ा। एक युवा लड़की का नरम मांस मिलेगा तो छोड़ेगा क्या? पहली प्रतिक्रिया हुई कि जहां से आई है वहीं लौट चले। वह शायद मुड़ी भी, पर पार्टीशन की दीवार से टकराकर जो हल्की सी धप की आवाज हुई, कुर्सी पर बैठे आकार ने हरकत की। कौन? मैं स्वाति, स्वाति कुमार, मिश्रा जी से मिलने आई हूँ। उन्होंने बुलाया है। स्वाति ने हड़बड़ाहट में अपना नाम काम एक ही सांस में उगल दिया। बैठ जाइए, एक दमदार आवाज कैबिन में गूंजी। 1 मिनट लूंगा। आवाज का जादू था या अदब का तकाजा। स्वाति सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। चौकन्नी आंखों ने अंधेरे के अभ्यस्त होते ही आसपास पड़ी 2 कुर्सियों, किताबों से ठुसी पड़ी अलमारी और मेज पर फैले कागजों के ऊपर झुकी उस काया को देख लिया, जो कुर्सी पर बैठी हुई भी खड़ी लग रही थी, क्योंकि सामने पड़े फर्नीचर का हर हिस्सा उसके सामने बौना लग रहा था। उड़ती नजर से देखा, उम्र कोई 25 से 30 के बीच हो सकती है। जरूर किसी सरकारी दफ्तर का बाबू होगा, जो काम कम और अगले के सामने फालतू में व्यस्त दिखने का नाटक कर रहा है। इधर सही उधर एक स्ट्रोक जैसा कुछ करने वाला बंदा। क्या कोई चित्रकार है? मिश्रा जी तो वह नहीं हो सकता। जो भी हो, आदमखोर नहीं लग रहा। यही क्या कम है? स्वाति खामोश कमरे में आवाजों की टोह लेती चौतरफा मुआयना करने लगी। नीचे हलचल होने के बावजूद ऊपर के कमरे खास चुप थे। बाईं तरफ कांच जड़ी लंबी सी खिड़की थी, जिस पर धूल मैल की बेहिसाब परतों की पृष्ठभूमि में कबूतरों की बीट ने पोल्का डॉट वाली पेंटिंग बना दी थी। स्वाति के भीतर हंसी फूट रही थी। इस चित्रकारी माहौल में बेचारी सूर्य किरणें अभेद्य शीशों से माथा पीट कर लौट जाने के सिवा कर भी क्या सकती है। खिड़की के ऊपर खिड़की जैसा ही धुंधला रोशनदान था, जिसकी जरा सी खुली झिर्री में चिड़ियों ने ढेर सारे तिनके घुसा दिए थे। एक नन्ही गोरैया चोंच में तिनका लिए बार बार कांच से टकरा रही थी, शायद घोंसला बनाने की फिराक में थी। स्वाति को चिंता सी हुई, कहीं यह नन्ही जान जख्मी न हो जाए। इस बीच कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कागज पेंसिल समेट स्वाति से मुखातिब हुआ। आप शायद यहाँ पहली बार आई हैं। उसकी आवाज से सोया कमरा जाग उठा। उसने यह आवाज कहीं सुनी है। जी, मिश्रा जी ने बुलाया था। उसने एक बार फिर दोहराया। मैं समझ गया, लेकिन मिश्रा जी 2 दिन की छुट्टी पर गए हैं। उन्हें अचानक ही जाना पड़ा। आप दूर से आई लगती हैं, इसी से आपको रोका। पुरुष ने बेल बजाकर पानी मंगाया, अपना नाम सजल शर्मा बताया। सजल? क्या सजल नाम था उसका? पता नहीं, शायद नहीं। मैंने आपके काम में बाधा डाल दी। आई एम वेरी सॉरी। वह बैग कंधे पर संभालती उठने लगी तो उसने आग्रह किया, बैठिए 2 मिनट, चाय पी लेते हैं। मुझे भी तलब लगी है। अब तो आपने काम में बाधा डाल ही दी। सजल मुस्कुराया। स्वाति ने उसकी उजली दंत पंक्ति देख ली। शायद वही है। पूछे क्या? मिश्रा जी से कुछ जरूरी काम था। जी, दरअसल वह हिचकिचाई। कोई जरूरी नहीं है बताना, मैं तो यूं ही पूछ बैठा था। नहीं नहीं, ऐसी छिपाने लायक कोई बात नहीं। स्वाति ने नौकरी संबंधी जरूरतों की बात की। यह भी बताया कि वह यूपी से है। यह महानगर उसे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल पराया सा लगता है। घर से कितना तो दूर भी है। पापा के तबादले ने काफी समस्याएं पैदा कर दी हैं। बातों बातों में यह भी बताया कि यूं तो वह दिल्ली में भी रह चुकी है पढ़ाई के लिए, पर नौकरी उसने लखनऊ में ही की। पता चला कि सजल शर्मा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका है। स्वाति से 2 साल सीनियर रहा है। अचानक हल्का सा जुड़ाव महसूस हुआ। स्वाति को सजल की आवाज का जादू समझ में आया। पहचानी सी लगी थी सजल की आवाज। उसे खुशी हुई और उसने वह जाहिर भी की। पहचान का प्रमाण देते महाश्वेता देवी का नाटक 1084 की माँ याद दिलाया, जिसमें सजल ने विद्रोही युवा की भूमिका निभाई थी। नाटक, डिबेट्स, गेम्स, हर जगह तो मौजूद था सजल। 6 फुट लंबा, हंसती आंखों वाला सजल शर्मा। हाँ, दुनिया भर की खुराफातों में हिस्सा लिया है मैंने।
पर कमाल है कि मैं वहां आपसे मिला नहीं। कहाँ छिपी रहती थी? सजल धीरे धीरे खुलता गया। संवाद जमने लगा। लड़कियां आप पर फिदा थी, पर मैं स्वभाव से संकोची रही हूँ। फिर आप जल्दी चले भी गए थे। यानी चला न गया होता तो हमारी दोस्ती होने की संभावना थी। सजल मुस्कुराया। स्वाति ने देखा, धूप सी फैलती है वह मुस्कुराहट। सहज वार्तालाप, यादों के खुलते कैनवस और सजल की अपने बारे में जानकारियां। काफी कुछ जान गई स्वाति पहली ही मुलाकात में। यह भी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए करने के बाद वह बंबई चला गया था। पेंटिंग में मन रमता था। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। उसके पास कहने को बहुत कुछ था। उसने तय किया है कि वह फ्रीलांसिंग करेगा। वह दूर दराज की बस्तियों, जंगलों में घूमकर आदिवासियों, घुमंतुओं की जिंदगी कैनवस पर उतारना चाहता है। चाहता है फूलों की गंध, लोरियों की ध्वनियां और सागर की हरहराहट अपने चित्रों में भर दे। यहाँ एक दोस्त के कहने पर आया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पर काम पूरा होते ही चला जाएगा। स्वाति चलने को हुई तो सजल भी साथ हो लिया। आपको बस स्टॉप पर छोड़ आता हूँ। यहाँ से एक बस सीधी आपके घर तक जाती है, पर उससे पहले आप मेरे साथ कॉफी पिएंगी। यहीं पास में एक अच्छा कॉफी शॉप है। फिर कभी स्वाति को नीचे संदूकचियों के पास बैठे व्यापारियों की उन्हें साथ देखकर चौड़ी होती आंखें दिखाई पड़ी, लेकिन उसने नहीं कहने का मौका नहीं दिया। कॉफी अच्छी लगी। सजल भी। यहाँ बैठकर ठहाके लगाए जा सकते हैं। दफ्तर की घुटन से कुछ देर के लिए छुटकारा भी जरूरी है न। उस बार तो नहीं, पर दूसरी बार मिलने पर स्वाति ने उससे पूछा या कहा था, आप यहाँ कैसे रहते हैं? यह अंधेरा घुटन सी है न, और आसपास के लोग तो मुझे बनिए जैसे लगे। सजल ने टेबल लैंप का स्विच ऑन किया था। अब ठीक है न? और घुटन से राहत के लिए अपना रेस्तरा है। अब आप नहीं तुम मिलने आया करोगी तो घुटन भी सही जाएगी। अपना काम और तुम, बस और क्या चाहिए। बनियों दुकानदारों की चिंता वह करे जिसे उनके बीच रहना हो। बस स्टॉप पर सजल ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया तो स्वाति ने सोचा वह सजल से दोबारा मिलेगी। बस इतना ही। घर जाकर कुछ लौटता रहा तो सिरहाने पर सिर रखते सजल की आवाज का जादू। अब तो हम अपरिचित नहीं रहे न। दूसरी बार फोन करके आई। मिश्रा जी ने स्थानीय विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम चिट्ठी दी। कल ही चली जाना। मैंने उनसे बात कर ली है। 2 महीने के लिए तो काम है। इस बीच दूसरी जगहों पर कोशिश करेंगे। चिंता मत करो। जैसे तुम्हारे पिता वैसा मुझे भी समझो। मिश्रा जी से मिलकर लौटते हुए सजल के कैबिन में झांका। उसकी कुर्सी खाली थी। मेज पर फैले पन्ने पंखे की हवा से फड़फड़ कर रहे थे। स्वाति उदास सी हो गई। गो कि अपना उदास होना उसे खुद भी कुछ अटपटा सा लगा। रोज तो कितने लोगों से मिलना होता है, इस बंदे में ऐसा क्या खास है? उसने खुद को डांटा, लेकिन मन बुझ सा गया। लंबा गलियारा पार करते हुए खुले अधखुले कमरों को नजर भर देख आवाजें टोहती रही। सीढ़ियां उतरते सजल लपकता हुआ बरामदे से ऊपर आता दिखा। एक आध धड़कन अचानक उछल गई। अंधेरी सीढ़ियों पर स्वाति से टकरा गया सजल। हड़बड़ी में क्यों था? अरे तुम कब आई? काम हो गया? क्या वह उसी का इंतजार कर रहा था? ओहो, इतने सारे सवाल। स्वाति हंस पड़ी। अच्छा अच्छा, 1 मिनट में आता हूँ। कॉफी पीनी है? रेस्तरा याद है न? सजल ने इतने करीब आकर बात की कि होठ कानों से छू गए। स्वाति इनकार नहीं कर पाई। चाहती तो वह भी थी। उस बार वे ज्यादा देर कॉफी शॉप में बैठे गपियाते रहे। सजल स्वाति को अपनी महत्वाकांक्षी दुनिया में घुमाता रहा। वह चित्रकला को अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, अपना भविष्य भी बनाना चाहता है। पाखंड पर्वों को उत्सव की तरह मनाती व्यवस्था में वह तमाशाई बनकर जीना नहीं चाहता। सजल ने कहा, वह आजाद रहकर ही खुलकर रिएक्ट कर सकता है। बंद कर जीना उसे कबूल नहीं है। उसे दूर जाना है। स्वाति ने शुभकामनाएं दी। आपने रचने का उत्साह है। मैं उम्मीद करती हूँ आप पिकासो की गुइरनिका जैसी महत्वपूर्ण कलाकृति बनाएंगे एक दिन। पता नहीं, पर समय के विद्रूपों की प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी कृति रची जाती है, वह कलाकृति हो या कथाकृति, अगर कलाकार उसे ईमानदारी और संवेदना के स्ट्रोक देता है, वह महत्वपूर्ण हो ही जाती है।
स्वाति ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी। अंग्रेजी में एमए एमफिल करने के बाद कॉलेज में पढ़ाना, कभी कभार छिटपुट कविताओं में खुद को उंडेल देना और घर के छोटे बड़े दायित्वों के दायरे में ही उसकी दुनिया चहलकदमी करने को स्वतंत्र थी। सजल ने उसकी कविताएं सुननी चाहिए, कहा। वह भी कभी कभी कुछ पंक्तियां घसीट लेता है, पर शायद स्वाति को वो पसंद न आए। वाह, बिना सुनाई फैसला दिया। आप गलत भी हो सकते हैं। स्वाति ने नाराजगी दिखाई। हो सकता है गलत हूँ, पर अक्सर पढ़ने पढ़ाने और कविता करने वाली घरेलू किस्म की संकोची लड़कियां भावुक होती हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं शादी करके बच्चे पालने, उनको जमाने, शादी वादी कर सेटल कराने के आसपास ही घूमती रहती हैं। माफ कीजिए, लड़कियों के बारे में आपकी जानकारी बहुत कम है। सजल ने ठहाका लगाया। स्वाति गुस्सा नहीं हो पाई। दूसरी मुलाकात में ही सजल दोस्त बन गया। स्वाति ने कॉलेज ज्वाइन किया और मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉफी शॉप, कभी पार्क, पर समुद्र का किनारा उनकी पसंदीदा जगह बन गई। रेत के विस्तार पर बैठे हुए समुद्र को उफन आते और अपने में लौटते देखते रहते। वे उद्दाम आवेगों के दिन थे। समुद्र उनके भीतर भी उमड़ आता। स्वाति तट को थामे बहने से खुद को रोक लेती। सजल भी शायद अपने आप से लड़ रहा था, गो कि उसे यह सब सहज स्वाभाविक को नकारने का ढोंग ज्यादा लगता। सही गलत की उसकी अपनी परिभाषाएं थी। स्वाति से उसने कहा भी था, तुम नैसर्गिक को नकार कर बीमारियां पालती हो। स्वाति को सजल बेहद क्रूर लगा था उस दिन। उसने कोई सफाई नहीं दी थी, लेकिन अगली बार अपने और सजल के बेनाम रिश्ते को उसने नाम देने की बात की थी। वह रिश्ता बिना किसी शर्त और वादे के अपना जरूरी होना घोषित कर गया था। हर रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं है, सजल ने बेलाग बात की। हम एक समाज में रहते हैं तो रिश्ते बनेंगे, और समाज में उनकी स्वीकृति के लिए उन्हें नाम देना ही पड़ेगा। स्वाति बने बनाई जुमले बोल रही थी। 25 सालों तक सुनी संहिताएं उनमें झांक रही थी। मैं कब इनकार करता हूँ। संबंधों का होना तो जीने की शर्त है। फिर नाम से चिढ़ क्यों है। नामों में बांध कर हम संबंधों की सीमाएं तय करते हैं। तय की गई सीमाएं हमें बुरी तरह जकड़ लेती हैं। मुझे यह जकड़न पसंद नहीं। दो जने जब एक दूसरे में पूर्णता ढूंढना चाहते हैं, तो शादी करने में ऐतराज क्यों। इसमें जकड़न जैसी चीज क्यों आएगी। यह बात स्वाति ने सजल से मिलने के साल भर बाद तब कही थी, जब उसके पापा उसकी शादी तय करना चाहते थे। विवाह बांधता है स्वाति, प्रेम मुक्त करता है। प्रेम को प्रेम ही रहने दो, उसे बांधो मत। तुम्हारे साथ यह एहसास पहली बार हुआ है। स्वाति जानती थी वह घर वालों को सजल का दर्शन समझा नहीं पाएगी। उसके घर समाज में हर रिश्ते का नाम जरूरी था। चीजों को हासिल कर उन पर मोहर लगाना सजल के लिए यह जबरदस्ती थी, और जबरदस्ती में संबंध घुटकर मर जाते हैं, सिर्फ निभाव भर रहता है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं स्वाति, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मुझे गलत मत समझो। स्वाति महीना भर सजल से नहीं मिली। भीतर कुछ ढह गया। क्या उसने हवा में ही कोई महल खड़ा कर दिया था। उसकी कोई जमीन नहीं थी। स्वाति, मैं बोहेमियन किस्म का आदमी हूँ, स्वभाव से यायावर। एक जगह बंद नहीं रह सकता। तुम्हें मुझसे कुछ अपेक्षाएं होंगी, मैं शायद उन्हें पूरा न कर पाऊं और तुम्हारे दुखों का कारण बन जाऊं। एक बात याद रखो, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। अजीब किस्म की साफ गोई थी। ये बातें उसने तब कही थी, जब स्वाति के भीतर इच्छाओं के परिंदे आसमान में उड़ान भरने लगे थे। उसने कहा, मैं बंधना नहीं चाहता, लेकिन वह बंध गया था। उसकी हथेलियां स्वाति के नरम गरम स्पर्श ढूंढने को अकुलाती थी। स्वाति का हाथ अपने हाथ में लिए वह घंटों चुपचाप लहरों का आलोड़न देखता रहता। स्वाति कहती, कुछ कहो न, चुप क्यों बैठे हो। चुप कहाँ हूँ, तुम तक ध्वनि तरंगे पहुंचती नहीं क्या। नाड़ियों में दौड़ते रक्त की भाषा समझने की कोशिश करोगी तो जान लोगी, चुप्पी कभी कभी बहुत कुछ बोलती है। हाँ, तुम जानबूझकर अनजान बनो तो दूसरी बात है। उसकी आंखें शरीर होती। ऐसे में सजल बाहों में उसे घेर लेता तो पनियल गंध लिए आती हवा की खुशनुमा झोंके उसका देह मन थरथरा देते। क्या यही प्रेम था,
या सदियों से चला आया आदम और हवा के बीच का आकर्षण मात्र? कुछ गहरा तो था उन दोनों के बीच, जो फेनिल उन्माद की तरह उफन आता भी महज साथ होने के एहसास से नरगिसी गंध या सांसों में महक उठता। उन्होंने अतियों से बचना तय कर लिया था। स्वाति ने सजल से बहस करना छोड़ दिया। तमाम असहमतियों के बावजूद एक खिंचाव था जो बार बार सजल की तरफ धकेलता था। उसकी बातें, उसकी चुप्पी, उसके ठाके और उसकी मुस्कुराहट, जिसके बीच उसके होंठ इस कदर मुखर होते कि छू लेने की इच्छा जागती थी। 4 दिन मुलाकात न होती तो सजल का फोन आ जाता। कौन कौन है ये सजल? क्या चाहता है? तब माँ की भौहें जुड़ जाती। पिता चौकन्ने हो उठते। वह फोन का चोंगा कान पर रखे चुपचाप सुनती रहती। हाँ हूँ में उत्तर देती। सजल की आवाज में मोम सी पिघलती रहती। बोलते रहो सजल। काश वह आवाज हमेशा उसके कानों में गूंजती रहे। आत्मा तक उतरते गीत की धुन, कोहसारों से पिघलती बर्फ के मीठे झरनों की धुन। काश वह मायावी तिलिस्म कभी खत्म न होता। सजल ने कभी अपने को सही और उसे गलत साबित नहीं किया। वह प्रश्न थमा देता, जो समाज तुम्हारे दुख नहीं बांट सकता, उसे तुम्हारे सुख से ऐतराज क्यों होना चाहिए? स्वाति अपनी ऊहापोह का कोई समाधान चाहती। क्या करे वह? अलग हो जाए सजल से? माँ पापा का कहना मान शादी कर ले? अपने प्रश्नों के उत्तर तुम्हें खुद ही ढूंढने हैं स्वाति। अपनी इच्छा की हदें भी तुम ही तय करोगी। वही सही होगा। दूसरों के फैसले और दिए गए अनुशासन कम से कम मुझे रास नहीं आते। सजल की बातों में कोई झोल नहीं रहता। नाराज हो मुझसे? मैं कोई फैसला नहीं ले पाती न? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हो पाता, पर जानता हूँ तुम बहुत भावुक हो और मैं भावुकता से दूर रहता हूँ। मुझसे दूर रहना चाहते हो? स्वाति को खरोंचे लगती। तुमसे नहीं पगली, तुम्हारी भावुकता से। स्वाति एक बार सजल की पेंटिंग्स देखने उसके कमरे पर गई थी। कमरे में कैनवस, रंग, कूचियां और कई बने अधबने चित्र यहाँ वहाँ रखे गए थे। पलंग पर पड़े पेन, कुछ किताबें हटाकर उसने स्वाति के बैठने के लिए जगह बना दी थी। कुछ लोग करीने के कायल होते हैं, मुझे तो करीने से रहना भी नहीं आता। अकेले रहने में यही सुविधा है, जैसे मन हो रहो। सजल के चित्रों में कहीं दबा दबा आक्रोश था, कहीं लंबी सड़कें, कहीं अंधेरी गुफाएं, कहीं आकाश की ओर उठी बाहें। काले सुरमई रंगों का प्रयोग ज्यादा था। अजीब हताशा और घुटन का सा एहसास। सजल ने एक बंधा हुआ चित्र खोला। यह देखो गृहस्थन। स्वाति चित्र देखकर चौंक गई। अरे, अरे ये कब बनाई गई? यह तो तुम्हारे कमरे की रोशनदान की चिड़िया है। इसे गृहस्थन नाम क्यों दिया? समझ लो, उम्र भर तिनके बटोर कर घोंसले बनाना और अपने दायरों के कांच से सिर फोड़ते पत्नी, माँ, बहू आदि इत्यादि की भूमिका में जिंदगी के आदि अंत ढूंढने वाली गृहस्थन से किस अर्थ में कम है यह चिड़िया? तुम हर दृश्य को अर्थ देना चाहते हो सजल। स्वाति अभिभूत थी। इसे देखो। सजल ने स्वाति के आगे समूचा सागर फैला दिया। वाह कितना सुंदर। स्वाति कुछ देर सागर तट पर बैठ गई। लेकिन ये कैसा समुद्र था? एक तरफ झागल उफानों में हर हराता तट को छूने लपक आता, दूसरी तरफ शांत सतह पर सूर्य किरणों से लाड भरी सुनगुन की धुनें बजाता। एक तरफ ढेर सारी शंख सीपियां घोंगे तट पर बिखरे हुए, दूसरी तरफ रेती पर 2 जोड़ी पैरों के निशान रुके हुए। सागर कई शक्लों में एक साथ एक ही समय, यह कैसे मुमकिन है सजल? स्वाति किसी अबोले प्रश्न का उत्तर चाहती थी। होता है स्वाति, सब कुछ संभव है सृष्टि में, और हमारे भीतर की दुनिया में भी। तुम जानती हो, तब वह नहीं जानती थी, बाद में शायद जान गई हो। तब उस ठंडे कमरे में सजल ने उसे बाहों से घेरा था और उसका गला प्यास से तड़कने लगा था। सागर की उन्मत्त लहरें उसकी धड़कनों में पछाड़े खाने लगी थी। उसने सागर में डूबने के भय से सागर का ही सहारा लिया था। लेकिन सजल उसे हल्की से भींचकर अलग हो गया था। तब उसकी नजरें कमरे की उस चौड़ी संध पर थी, जहां से उसकी मकान मालकिन की साड़ी का नीला किनारा उनकी जासूसी कर रहा था। यहाँ कुछ नहीं हो सकता,
उसने सपाट चेहरे से कहा था। स्वाति ने अपमानित महसूस किया। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सफाई मत दो स्वाति। तुम्हारा मेरा चाहना अलग नहीं है। चाहना न चाहना शरीर का तर्क नहीं, दिमाग की कसरत है। अभी मेरा दिमाग कह रहा है तुम्हें घर जाना है। देर होने पर तुम्हें सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कितनी सफाई से उसने सहज होने की कोशिश की थी। 8 एक दिन बाद सजल का फोन आया। उसने बिना भूमिका बांधे कहा, मैं जा रहा हूँ। स्वाति की आवाज बंद हो गई। क्या सब कुछ खत्म हो गया? सुनो, मैं जा रहा हूँ। कल रात की ट्रेन है। कल मिल सकती हो? आवाज में अनुरोध था या आग्रह? स्वाति जान नहीं पाई थी। उस बार वे समुद्र किनारे ही मिले। उस बार सागर की आवाज स्वाति को बेहद करुण लगी। वह रोने रोने को हो आई। तुमने एक बार पूछा था मैं यहाँ कैसे रह लेता हूँ। स्वाति ने जैसे कोई अपराध किया हो। मैं पूरे 2 साल उस नीम अंधेरे कमरे में रहा, जहाँ धुंधली खिड़कियों पर चिड़ियां सिर पटकती थी। कबूतरों की बीट और धूल से बिदक कर रोशनी बाहर से ही लौट जाती थी। वह इसलिए कि यह मेरी यात्रा का एक पड़ाव भर था। मैं यहाँ रहने नहीं आया था, जानती हूँ, पर इतनी जल्दी? वह आंसू रोक नहीं पाई थी। समुद्र उनके पांव छूने लगा था और हवा अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से आवाजाही कर रही थी। कुछ जल पाखी पंख फड़फड़ाते उनके सिरों के ऊपर से गुजर कर निकल गए थे। मुझे कभी याद करोगे? स्वाति ने आंखें पोंछ ली थी। याद क्या होती है? स्वाति उजबक सी देखने लगी थी। मेरा मतलब, मेरा ख्याल आएगा कभी? मुझे किसी के ख्याल नहीं आते। बहुत निर्दयी लगा था सजल तब। छुरी कैंचियों वाला डॉक्टर जो फोड़े को नासूर बनने से पहले ही काट डालता है। सजल कहता था, भावुकता उम्र भर रुलाती है, जीने नहीं देती। मैं तो भावुकता पर नश्तर चलाता हूँ। तो क्या स्वाति का प्यार महज भावुकता था, जिसका चीरा लगाकर सजल ने उसे तकलीफों से आजाद कर दिया था? बीतते बीतते पूरे 12 साल बीत गए। लंबे 12 साल। देश दुनिया और स्वाति के जीवन में भी काफी कुछ बढ़ाते घटाते, प्रत्याशित अप्रत्याशित 12 साल। स्वाति की शादी हुई 11 साल बीत गए। वह 9 और 7 वर्षों के ईशा और मनन की माँ, वर्मा परिवार की बहू और बिजनेसमैन गौरव वर्मा की पत्नी बनी। माँ बाबा 2 सालों के अंतराल में गुजर गए और अकेला भाई सिंगापुर में बस गया। शादी के बाद स्वाति दिल्ली में ही बस गई। वही नौकरी की, घर परिवार बच्चों और नौकरी की खटराक के बीच लंबे साल कैसे बीत गए मालूम ही न पड़ा। नहीं, वह सजल को भूली नहीं। उसने जाने के बाद 2 सालों में 4 पत्र लिखे, जिनमें स्वाति के लिए चिंता थी, चकित करने वाली आत्मीय चिंता, क्योंकि यह चिट्ठियां उसी सजल ने लिखी थी जिसने विदा होते समय स्वाति से कहा था, मुझे किसी के ख्याल नहीं आते। पत्र स्वाति को गहरे छू लेते। उनमें उसी सागर का उन्माद था जिसे सजल ने कैनवस पर उतारा था। उनमें बीता हुआ समय फ्रीज हो गया था। कमाल का ऑब्जर्वर था सजल। उसे अलग होते वक्त खुद के क्रूर होने का एहसास कचोटता था। शायद तभी उसके पत्रों में क्षमा याचना, मनुहारों और चुंबनों के सहलाते स्पृश थे। स्वाति का एकांत अपना था, पर सजल के पत्रों से उसकी गृहस्थी में तूफान आ सकता था। उसने सजल को पत्र लिखने की मनाही कर दी। जिस संबंध को वह अपनी शक्ति बनाना चाहती थी, उसकी परिणति फूहड़ निम्नताओं में देखना स्वाति को मंजूर नहीं था। सालों बाद शनिवार की एक दोपहर अप्रत्याशित घटा। दरवाजे पर दस्तक का जवाब देते स्वाति ने शीशे से बाहर खड़े जिस व्यक्ति को देखा, उसे वह नितांत अपरिचित लगा। हेमिंग्वे की दाढ़ी, गुरु करता, तंग मोहरी का पाजामा पहने, कौन था वह? आपको किनसे मिलना है? नहीं पहचाना न? मैंने कहा था, गृहस्थन बनकर स्त्री अपने बनाए घेरों में इस कदर उलझकर रह जाती थी कि घेरों से बाहर का कुछ भी याद नहीं रहता। ओह तुम! माय गॉड! अंदर आओ। सॉरी, मैं तो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाई। कितने तो बदल गए हो तुम। ये दाढ़ी कब से रखी? सचमुच की है न? स्वाति ने उत्तेजित आश्चर्य में कई सवाल एक साथ कर डाले। छू कर देख लो। उसकी आंखों में वही
12 वर्ष पहले का जाना पहचाना अपनापन था। 12 वर्षों में वह कहाँ से कितना बदल गया था, इसे जानने की कोशिश में स्वाति ने उसे कुरेदा था। एक बार तुमने कहा था कि तुम्हें किसी के ख्याल नहीं आते। मैं तब बेवकूफ था। बिना जिरह सजल ने कबूल किया था कि उसने 12 साल स्वाति से अलग होने के दुख को खरोंचा था, जबकि उसे गुनगुने फाहे की जरूरत थी। उसके पास कहने को बहुत कुछ था। कॉफी सिप करते उसने अपनी यात्राओं, एकल प्रदर्शनियों, पुरस्कारों की थोड़े शब्दों में जानकारी देते नन्ही बेटी सोनल का जिक्र किया था। तो तुमने शादी कर ही ली? स्वाति हल्के से हंस दी। हाँ, एक लड़की मिली कलकत्ते में, जिसे मेरे यायावर होने में ऐतराज नहीं था। मैंने उसे अपनी शर्त बता दी थी। उसने भी मुझे बांधने की कोशिश नहीं की। खुश होने? कोई पुराना कांटा खींचकर निकाला था स्वाति ने। खुश तो मैं हर हाल में रहता हूँ, तुम जानती हो। हाँ, यह भी जानती हूँ कि बदलना आदमी का स्वभाव है। अच्छा है न, सोच समझकर आदमी अपने रास्ते चुने। जहाँ सुविधा हो आगे बढ़े, जिधर चाहे मुड़ जाए। मन हो तो संबंध बनाए, जब जाए तो उनकी पोटलियां बनाकर पानी में बहा दे। स्वाति मजाकिया मूड में बात करना चाहकर भी आवाज की तलखी छिपा नहीं पाई। क्या सजल ने सचमुच उसे चाहा था? तुम ठीक कह रही हो शायद। संबंध बनाना, बदलना, अपने रास्ते चुनना आदमी का स्वभाव है। पर प्रेम तो एक ही बार किया जाता है। सजल ने बात का दंश नजरअंदाज कर दिया था। एक गृहस्थन प्रेम के बारे में क्या जानती है या क्या जान सकती है? स्वाति विरक्त सी हो उठी थी, और सजल हार मानकर चुप नहीं रहा। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो। एकांत में तुम्हें एक धुन सुनाई देगी, आत्मा तक उतरती धुन। वह धुन मैंने बार बार सुनी है स्वाति। तुमसे दूर जाकर, तमाम दुनियावी धंधों से गुजरते भी वह गूंज मुझे सुकून देती रही है। अगर तुमने कभी प्रेम किया है तो वह धुन तुम्हें भी सुनाई देती होगी। वह हर मुश्किल आसान कर देती है स्वाति, किसी का कुछ नहीं छीनती। सजल एक बार फिर लंबे प्रवास पर निकल पड़ा था। स्वाति सुबह शाम की जिम्मेदारियों, उलझनों, छोटी बड़ी खुशियों के बीच भरपूर जीते। जब कभी एकांत में अपनी चाहों को टटोलती तो सजल सामने खड़ा हो जाता। अपने अंदर झांक कर देखो स्वाति, तो एक धुन सुनाई देगी, आत्मा तक उतरती धुन। वह धुन तुम्हें सुकून से भर देगी। वह किसी का कुछ नहीं छीनती। साल भर बाद सजल का फोन आया, घर आऊंगा, मेरे साथ लंबे ड्राइव पर चलना, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। स्वाति इंतजार करती रही, पर सजल नहीं आया। दूसरी बार भी फोन करके जब वह नहीं आया तो स्वाति को गुस्सा आने लगा, सजल से ज्यादा खुद पर। क्या पागलों की तरह रास्ता देखती रहती है? जब फुर्सत मिलेगी आ जाएगा। एक दोस्ती ही तो है वह। उम्र और बदलते हालात में उस प्रेम के लिए कौन सी जगह बची है जो उफन आई लहरों की तरह समूचे अस्तित्व को आलोड़ित कर गई थी सालों पहले। और फिर उसका आखिरी फोन। सॉरी, 2 बार आने का वादा किया, नहीं आ पाया। एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, दूसरी बार हार्ट अटैक, दोनों बार अस्पताल पहुंच गया। अब कल श्रीधर रानी गैलरी में मेरे चित्रों की प्रदर्शनी है, जरूर आ जाना। वह सागर वाला चित्र रखा है प्रदर्शन के लिए, उसे बेचा नहीं है। इस बार तुम्हें भेंट करूंगा, उसे लेने आ जाओगी न? वह दिए गए समय पर त्रिवेणी पहुंची। गैलरी बंद थी। ऑफिस में जाकर पूछा, यहाँ सजल की चित्र प्रदर्शनी है ना आज? आपको पता नहीं? काउंटर पर बैठी लड़की ने आश्चर्य से कहा। कल शाम ही उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ। ही इज नो मोर। सजल चला गया एक और जख्म देकर, गहरा, अथाह, जो पता नहीं कभी भरेगा या नहीं। स्वाति उसकी भेंट, वह सागर की पेंटिंग उससे ले नहीं पाई। लेकिन आश्चर्य कि वह सागर स्वाति के अंतस्तल में उतर आया। उससे भी बड़ा आश्चर्य कि अपने एकांत की खामोशियों में स्वाति को एक करुण सी धुन सुनाई पड़ती है, जो उसकी थकी शिराओं को अजीब सा सुकून देती है।